Hello plus 1 class, I hope you all are fine better. Today we are going to discuss our next topic, and this topic is on page number 204 and 205 in your NCERT book. So हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था हूवर इन्वेंटर्स, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम इन्वेंटर्स का नाम याद करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही वर्ड आ जाता है, दैट इज़ साइंटिफिक स्किल्ड ट्रेंड पीपल, यानी ऐसे लोग जो साइंटिफिक तरीके से काफ़ी स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, वही लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंटर्स। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेंटर्स वो लोग हो सकते हैं, इन्वेंटर्स वो भी हो सकते हैं जिनको कुछ कर दिखाने की डिटर्मिनेशन हो या कोई नई चीज़ सीखने की चाह हो। जैसे थर्स्ट ऑफ नॉलेज के बारे में हमने पढ़ा था, डिटर्मिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव तरीके से थिंकिंग की और एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनमें से कुछ क्या हो गए थे, इन्वेंशंस के रूप में सक्सेसफुल हो गए थे। तो यहाँ पे मेनली जो बात आएगी दैट इज़ डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एंड लव। ये चार चीज़ें थी जो इन्वेंटर बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। तो हमने ये सब कुछ अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो रहे थे। तो इन्वेंशन होने के साथ ऑब्वियसली ये है कि वहाँ के जो लोगों की लाइफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ चेंज लाइफ, यानी वहाँ की जो लाइफ थी उसमें क्या क्या चेंज आए थे। तो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी था, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी था। तो हम इस टॉपिक में ये सब बातें डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि इन दिस ईयर्स में, इन सालों में क्या हुआ था कि जो इंडिविजुअल्स थे वो क्या लेकर आ सकते थे, रिवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी मेजर चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकते थे। उनके पास ये टैलेंट था, यानी ये इंडिविजुअल्स टैलेंटेड थे, इतने टैलेंटेड कि ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस, इतने बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकते थे। जिसे हमने पीछे पढ़ा भी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में कि जैसे पहले स्पिनिंग और वीविंग में क्या हो रहा था, बाय हैंड यूज हो रहा था, यानी बहुत स्लो वर्क हो रहा था। फिर इनोवेशंस किए गए, पावर लूम लाई गई और शटल्स वगैरह लाई गई, जिससे जो वर्क था मशीनरी वर्क हो गया, और जो वीविंग और स्पिनिंग का टाइम गैप था वो ख़त्म कर दिया गया था। तो ये क्या था, ये सब इन्वेंशंस ही थे, यानी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स थे जिसमें रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया था। यानी जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे। हम कहेंगे कि इंडिविजुअल्स के पास टैलेंट था, इतना टैलेंट कि वो रिवोल्यूशनरी चेंज को ला सकते थे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक तो लोगों का टैलेंट और दूसरी जो एफर्ट्स रहेगी वो थे रिच पीपल। रिच पीपल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था रिवोल्यूशनरी चेंज लाने के लिए। वो कैसे, रिच पीपल्स क्या ऑब्वियसली वेल्दी थे, तो इन्होंने अपनी मनी को क्या किया, इन्वेस्ट करने का रिस्क उठाया। क्यों, क्योंकि इन्हें पता था या तो इनकी मनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज इनकी मनी क्या हो जाएगी, डूब भी सकती है। तो इन्होंने क्या किया, रिस्क उठाया। आपने कभी पढ़ा भी हो कि जितना हाई रिस्क होता है उतनी हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी हाई हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, रिस्क उठाया, और इनका जो रिस्क था, लकीली वो क्या रहा, पॉजिटिव वे में रहा। तो इनकी जो मनी थी वो क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। क्या हो गई थी, मल्टीप्लाई। तो हम कहेंगे जो चेंजेस आए थे ब्रिटेन में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो आए थे इंडिविजुअल्स के टैलेंट के बेस पे, और दूसरा रिच पीपल की मनी के बेस पे। तो वो जो वहाँ पे मनी थी वो क्या हो गई थी, डबल हो गई थी। लेकिन कुछ केसेस में क्या हुई थी, वो कुछ केसेस में ही जो मनी थी वो डबल हो गई थी, और सिर्फ मनी ही डबल नहीं हुई थी, बल्कि वेल्थ भी डबल हो गई थी। और ये जो वेल्थ थी वो सिर्फ मनी की फॉर्म में नहीं थी, बल्कि वो गुड्स की फॉर्म में थी, सर्विसेज की फॉर्म में थी, इनकम की फॉर्म में थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉलेज की। वहाँ पे जो नॉलेज थी वो भी लोगों की क्या हो गई थी, डबल हो गई थी, मल्टीप्लाई हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। साथ ही साथ प्रोडक्शन बढ़ी। क्यों, क्योंकि पहले बाय हैंड हो रहा था और फिर मशीनरी यूज़ करने गए, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन थी वो भी एफिशिएंसी यानी एफिशिएंट हो गई थी, बेस्ट प्रोडक्शन हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी प्रोडक्शन। और ये जो इंक्रीज हुआ था दैट इज ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली के बाद हमें पता है ये क्या होता है, ड्रामेटिकली मतलब सडन चेंज हो जाना। तो ये जो इंक्रीज हुआ था वो सडनली चेंज हुआ था। ये तो हो गए पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, ह्यूमन नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट भी अराइज हो गई थी, यानी लोगों की लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा था। वो कैसे पड़ा था, फैमिलीज ब्रेक होने लग गई थी,
ठीक है, लोगों के न्यू एड्रेसेस बन गए थे, यानी जो रूरल पीपल थे वो अपनी फैमिली से अलग हो गए, अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए थे, तो फैमिली ब्रेक हो गई थी, न्यू एड्रेसेस हो गए थे, सिटीज डिग्रेड होने लग गई थी, जो फैक्ट्रीज में कंडीशन थी वो वर्स्ट होती जा रही थी। क्या होती जा रही थी? वर्स्ट होती जा रही थी। तो अगर फैक्ट्री की कंडीशन वर्स्ट होती जाएगी तो वो लिटरली किस पे इफेक्ट डालेगी? वहाँ के ह्यूमन बींग्स पे ही, उनकी हेल्थ पे, उनकी लाइफ पे ही इफेक्ट डालेगी। तो इस तरह से वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट जो थे वो हो रहे थे, यानी पॉजिटिव तो हुए साथ में नेगेटिव इफेक्ट भी वहाँ पे होने लगे थे इन इनोवेशंस की वजह से, या हम कहेंगे रिवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से। लेकिन साथ साथ जो पॉपुलेशन डेवलपमेंट था वो भी होने लग गया था। तो इंग्लैंड में ऐसी 1750 में सिर्फ ऐसी 2 ही सिटीज थी जिनकी पॉपुलेशन जो थी मोर देन 50,000 थी। क्या थी? मोर देन 50,000 थी। तो इतनी 2 ही ऐसी सिटीज थी जिसमें 50,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन थी। लेकिन जब 1850 का टाइम पीरियड आया या सर्वे हुआ, उस टाइम पीरियड में ये जो सिटीज थी वो 2 से 29 हो गई, मतलब 29 सिटीज ऐसी थी जिनकी जो पॉपुलेशन थी वो 50,000 से ज़्यादा थी। तो जिस तरह से ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की, उस तरह से जो सिटीज़ की फैसिलिटीज़ थी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो इक्वल नहीं आ रही थी, यानी ग्रोथ बढ़ रही थी तो फैसिलिटीज़ डिक्रीज हो रही थी, फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू सिटीज़ फैसिलिटीज़। तो वहाँ पे सिटीज़ फैसिलिटीज़ नहीं हो रही थी, हाउसिंग नहीं हो रहे थे, लोगों को घर नहीं मिल रहे थे सही तरह से, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्लीन वाटर नहीं था ड्रिंकिंग के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम का मुद्दा बन रही थी। तो इस तरह से जो नॉर्मल हम कह सकते हैं मिडिल फैमिलीज थी, या मिडिल क्लास फैमिलीज थी, या लोअर क्लास फैमिलीज थी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो सामने आ रही थी। लेकिन जो रिच पीपल थे वो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहे थे? बच रहे थे। तो जो न्यू कमर्स आ रहे थे, जो मिडिल फैमिली और लो फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, उन्हें क्या किया जाता था? फोर्स किया जाता था ऐसे एरिया में जो ओवर क्राउडेड स्लम एरियाज हुआ करते थे। स्लम एरियाज मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाले, और वो भी क्या थे? ओवर क्राउडेड थे। तो जो मिडिल और लोअर फैमिलीज हुआ करती थी उन्हें फोर्स किया जाता था कि इस एरिया में जाकर रहें, जिसे हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये कंजस्टेड सेंट्रल एरियाज ऑफ टाउन्स नियर फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रीज के पास जो कंजस्टेड सेंट्रल एरियाज थे टाउन के, वहाँ पे उन्हें शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। लेकिन जो रिच पीपल थे वो इन सारी चीज़ों से बचे हुए थे, उन्हें घर भी सही मिल जाते थे और उनके पास सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो पाती थी, क्योंकि उनके पास वेल्थ थी और वेल्थ से वो कुछ भी कर सकते थे। और उनके लिए जो हवा थी वो भी क्लियर थी, और जो वाटर था वो भी ड्रिंक था। लेकिन जो प्रॉब्लम वाटर था वो भी क्लीन था टू ड्रिंक, पीने के लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस की प्रॉब्लम उनके लिए हो रही थी। तो 2 पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें उन्हें शिफ्ट किया गया था। ये देखिए, ये एक कॉटेज की पिक्चर दिखाई गई है। इस कॉटेज का नाम है कॉल ब्रुकडेल कारपेंटर्स रो कॉटेज, जिसे कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1783 में। कब बनाया गया था इसे? 1783 में। और ये वर्कर्स के लिए बनाया गया था जो फैक्ट्रीज के बिल्कुल पास थी। और दूसरी जो पिक्चर है दैट इज हाउसेज ऑफ डार्बेज। डार्बेज के बारे में हमने पढ़ा ही था, जिन्होंने कॉयल और आयरन के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये डार्बेज की क्या है? हाउस है। और ये जो पेंटिंग है, यानी ये काफ़ी वेल्दी लोग थे, और इनकी देखो कॉटेज और वर्कर्स की कॉटेज दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो पेंटिंग बनाई गई है, इस पेंटिंग का जो क्रेडिट है वो विलियम वेस्टवुड को जाता है, और ये पेंटिंग बनाई गई थी 1835 में। तो इस तरह से जो ब्रिटेन की लाइफ थी वो चेंज हो रही थी, चाहे वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सेकेंड स्टेज पे आ गया था, लेकिन लोगों की लाइफ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डाल रही थी। तो यही आज का आपका टॉपिक रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for happiness. See you in the next video. Till then, take care.